गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे न्यू एडिशन सीरीज का। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की आपकी जो बुक है उसका, जो न्यू एडिशन सीरीज आपकी आई है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ना वो कौन कौन सी होती हैं और उनको हम किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर सिर्फ दो जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया हुआ है, तो हम उन्हीं दो को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, तो इसकी क्या डेफिनेशन है? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऐसी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एलिमेंट और कंपाउंड के एटम्स के बीच में होती हैं, यानी कि वो वाली फोर्सेस जो एटम्स को जोड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच की फोर्सेस, या हम इनको मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस भी कह सकते हैं, तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इनकी कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, इन्हें वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है, आयन डाइपोल फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो 4 टाइप्स की जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लेकिन हमारे जो आपकी बुक है उसके अंदर 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस हुई है, एक डाइपोल डाइपोल और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से पहले समझने वाली क्या चीज है कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल होता है ना, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, जैसे कि NaCl है। NaCl के अंदर क्या है? हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है ना। आयोनिक कंपाउंड वो होता है जो आयंस बनाता है, और जब आयंस बनते हैं तो चार्जेस आ जाते हैं हमारे आयन के ऊपर। तो आयोनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? पोलर, कि वो पोलर है, वो पोल्स बना सकता है। तो हमारे पास जो डाइपोल होता है वो बेसिकली क्या है कि एक ही कंपाउंड के ऊपर 2 पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, तो सोडियम जो है NaCl के अंदर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव पोल बन जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव पोल बन जाएगा। ठीक है, तो NaCl क्या है? एक डाइपोल बना रहा है। ठीक है, पोलर कंपाउंड है और वो डाइपोल फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब हमारे पास ऐसे 2 कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पोलर होते हैं, यानी जो जिन पे डाइपोल बन सकता है, उनकी आपस में जो अट्रैक्शन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो आपकी बुक की ही डेफिनेशन है ये कि द टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को क्या कहा जाता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में HCl की दी हुई है, जैसे मैं NaCl की दे रही थी। तो HCl का एक अब जो मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब HCl के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो उनमें आपस में भी अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को शो कर रही है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में भी एक फोर्स है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्योंकि हमारे पास जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो पोलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में भी अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो एक उसका स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स की एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हमने डिफाइन करना है तो सबसे पहले वाटर का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके अंदर जो है वो पोलैरिटी भी प्रेजेंट है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है ना, लेकिन उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट है।
ठीक है, तो फिर ये कैसे हो गया? तो हमारे पास जो वाटर है वो पोलर क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना ले तो उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन ने जाके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है? हमने मेरी जो लास्ट वीडियो है अगर आपने देखी है तो उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन मेटल्स की कि वो कितनी जल्दी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी वो वाला एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी उसके अंदर ताकत होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो हमारे पास द टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। कैसे? इस तरह, अब हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अब जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। कैसे? एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेते हैं? बॉन्ड, यानी उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। उसको क्या कहते हैं? इस डॉटेड लाइन को जो है वो क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता, जैसे फ्लोरीन होती, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है, तो HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन जब अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अमोनिया के अंदर, HF के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स जो है ना हाइड्रोजन के साथ, उनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गई कि आपकी जो बुक में दी हुई है कि हमारे पास ये दो फोर्सेस किस तरह काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और आपका लास्ट टॉपिक है जो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है ना आपका, इसमें सिर्फ वही एक्सप्लेन हुआ है कि हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड कैसे वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। जब भी हम किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में सॉल्युबल करते हैं, कैसे वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि नमक है, टेबल सॉल्ट NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें आराम से डिसॉल्व हो जाता है, तो उसकी क्या वजह है, तो वो हमने देखना है। तो हमारे पास जो NaCl होता है ना वो आयोनिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है? इसमें चार्जेस होंगे। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और साथ वाटर के अंदर हम इसे मिक्स कर रहे हैं। तो जब हम वाटर के अंदर इसे मिक्स करेंगे तो हम एक देखेंगे चीज कि हमारे पास अब जो सोडियम था उसके इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और क्लोरीन के इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कैसे? इस तरह, हमारे पास अब सोडियम सेंटर में है, उसके इस साइड पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो सोडियम को सराउंड किया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल्स ने। कैसे सराउंड किया हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और हमारा सोडियम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन, जो वाटर का ऑक्सीजन है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, उसने हर तरफ से सोडियम के साथ क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है, अट्रैक्शन पैदा हो गई दोनों में। और ये क्यों है? ये वाली अट्रैक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉजिटिव आयंस आएंगे ना वो उनको अपने साथ बॉन्ड बना लेगा उसका। तो यही वजह है कि हमारे पास जब भी हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि
उसके जो आयंस हैं वो वाटर के साथ जाके क्या बना लेते हैं, वाटर के ऑक्सीजन के साथ बना लेते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस, कि हमारा जो आयन है उसकी हाइड्रेशन हो गई, कि वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो हम क्लोरीन को अगर जो है वो इधर क्लोरीन लगा दें, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। मैं आपको एक बना के दिखा रही हूं कि हमारे पास अब जो ऑक्सीजन है वो तो रह गया ना इधर, अब इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी क्लोरीन की, ठीक है। और ये बाकी सारे भी ऐसे ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है तो ऑक्सीजन तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हाइड्रोजन जो है वाटर का वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड में अगर पॉजिटिव आयन हो तो ऑक्सीजन आके बॉन्ड बना लेगा वाटर का, और अगर कोई नेगेटिव आयन हो तो हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेगा। तो वाटर के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पॉजिटिव आयन के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है, नेगेटिव आयन के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है। तो हमारा जो आयोनिक कंपाउंड है वो इसीलिए बहुत अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है वाटर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशंस क्यों बनाते हैं, वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि वो जब एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उनके इर्द गिर्द आके उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके आयंस जो हैं वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं वाटर में, जिसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी वाटर में ज्यादा है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और हमारा जो चैप्टर है वो भी एंड हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।